नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ज्योतिष रत्नाकर में अध्याय संख्या 20 आपको निकालना है। अध्याय संख्या 20 को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि ये जो अध्ययन है ये एक सतत प्रक्रिया है, जीवन भर अध्ययन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ वीडियोज या कुछ कोर्स के माध्यम से आपको इतना सब कुछ आ जाएगा फिर जीवन में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखिए, जीवन एक रिसर्च वाली प्रक्रिया है। जब तक आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में लगातार अध्ययन करेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, नई नई चीज़ें मिलती रहेंगी। तो हमारा उद्देश्य है आपको उस लायक बनाना कि आप स्वयं से चीज़ों को रिसर्च कर सके, रिसर्चर बनाना है। तो हम यहाँ पर अध्याय नंबर 20 पेज संख्या 306 पे आप लोग आ जाएंगे। यहाँ पे ये कुछ सूत्र दे रहे हैं, वही मैं बताऊंगा। 306 पर देखिए, किन भावों से द्रव्यादि का विचार होता है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। द्रव्यादि का विचार, आज का जो जीवन है, आज का जो युग है, भौतिक युग, वह धन प्रधान युग है और वैसे भी कलयुग अर्थ प्रधान युग है भी। तो जब युग ही ऐसा है तो व्यक्ति भी उसी पे ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादातर लोग। तो द्रव्य से किन किन स्थानों से द्रव्य का विचार होगा, उसके योग क्या हैं, उसके लिए आप कैसे कुंडली में विवेचन करेंगे, ये इस अध्याय में बताया गया है और इस अध्याय को हम पूरा कवर करने वाले हैं। लग्न से मनुष्य, पहला सूत्र देख लीजिए, धारा 158 का 1। लग्न से मनुष्य के सौभाग्य का विचार होता है। लग्न की ही सबलता अथवा निर्बलता पर भाग्य की उन्नति अथवा अवनति निर्भर है। लग्नेश को द्रव्य संबंधी भावों में संबंध रहने पर भाग्य का सूर्य सर्वदा चमकता रहता है। यानी भोग करने वाला कौन है? लग्न है। लग्न मतलब शरीर ही भोग करेगा सभी चीज़ों का। यानी जिसे पदार्थ मिलना है, जिसे भोग करना है, जब वह मजबूत रहेगा कुंडली में तभी भोग का कोई मतलब है। अन्यथा मीठा खूब सारा सामने रखा हो लेकिन आपको डायबिटिक है, आप शुगर है, तो उस मीठे का कोई लाभ नहीं है। यानी सुख जिसको लेना है उसके अंदर भी क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक द्रव्य विचार के लिए, धन आदि के विचार के लिए लग्न का महत्व हो गया। दूसरा, ये द्वितीय स्थान का नाम ही धन भाव है, नाम से ही स्पष्ट है। इससे वित्तीय सुख और भोजन इत्यादि का विचार होता है। चतुर्थ भाव से भी हमें द्रव्य यानी भौतिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए किन किन भावों की जरूरत है वो यहाँ पर बता रहे हैं। चतुर्थ भाव से सुख मिलता है, भूमि भवन वाहन का, पैतृक धन का, भूमि वाहन का विचार किया जाता है और इन सारे चीज़ों से प्राप्त होने वाला सुख। पंचम भाव से राजानुग्रह, जो आपके बॉस हैं, जो सरकारी लोग हैं, उनसे हमें कुछ कृपा प्राप्त हो जाए उसका विचार। और अकस्मात धन का विचार भी पंचम भाव से होता है। लॉटरी, शेयर मार्केट आदि का विचार भी पंचम भाव से होता है। अचानक मिलने वाले धन का विचार पंचम भाव से होता है। तो पंचम भाव को भी द्रव्यादि भावों में रखेंगे। सप्तम भाव से वाणिज्य का विचार होता है, क्योंकि ये दशम से दशम है तो वाणिज्य का विचार होगा। गमनागमन यानी ट्रेवलिंग का विचार होता है, हवाई यात्राओं का विचार होता है, व्यवसाय के लिए किए गए ट्रेवलिंग का विचार। और नवम भाव से भाग्य का तो प्रभाव हर क्षेत्र में रहेगा। चाहे द्रव्य का विचार करना हो, द्रव्य मतलब धन, चाहे द्रव्य का विचार करना हो, चाहे हेल्थ का विचार करना हो, कुछ भी है मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, तो उसमें भाग्य के साथ की जरूरत होती है। तो भाग्य के प्रभाव से हमें अच्छा लाभ मिलता है। एकादश भाव को लाभ स्थान कहते हैं। इस भाव से धन संग्रह इत्यादि या मनोकामना आदि की पूर्ति का विचार होता है, तो इसे भी रखेंगे। शुक्र से सांसारिक सुखों की प्रबलता, क्योंकि हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, धन कमाना चाह रहा है। आज
भौतिक सुख को बटोरने के ही चक्कर में। तो भौतिक सुख जो है वह शुक्र से हम विचार करेंगे। और धन का कारक ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। कि जीवन में धन का सदुपयोग हो पाएगा कि नहीं, आपके जीवन में धन आएगा तो टिका रहेगा कि कुछ समय के लिए आपको अमीर बना के फिर चला जाएगा, ये निर्भर करता है बृहस्पति पर। बृहस्पति के अशुभ होने पर धन आ सकता है, लेकिन उसमें बार बार उतार चढ़ाव आता है। अब यहाँ पे आगे ये चलते हुए बोल रहे हैं, यदि सावधानी पूर्वक उपयुक्त सब बातों पर, उसके अधिपतियों पर और विशेषता शुक्र एवं बृहस्पति पर ध्यान दिया जाए तो मनुष्य जीवन के धन संबंधी कुल बातों का ज्ञान पूर्ण रीति से हो सकता है। दूसरा सूत्र बता रहे हैं, धन स्थान से धन का परिमाण समझा जाता है। एकादश स्थान से धन लाभ विधि का विचार होता है। यदि लाभाधिपति, लाभ भाव का अधिपति दुर्बल और दुख स्थानगत हो, दुर्बल मतलब कौन से ग्रह दुर्बल होते हैं? जिन्हें अस्त हो जो ग्रह डिग्री वाइज कमज़ोर हो, जो ग्रह नीच के हों, 6, 8, 12 में हो, वो दुर्बल हो जाते हैं। तो यदि लाभाधिपति दुर्बल और दुख स्थान मतलब 6, 8, 12 में गया हो, अर्थात किसी प्रकार से दोषयुक्त हो, तो धन स्थान का फल शुभ होने पर भी लाभ कष्ट साध्य हो जाता है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये हो गया हमारा धन भाव, ये हो गया लाभ भाव। इससे हम धन की बचत करते हैं। हमारे पास में पैसे का धन, संस्कार का धन, लोगों के प्यार का धन, फॉलोअर्स का धन, जो भी आपकी पूंजी है वो यहाँ से विचार होता है। अगर और ये है लाभ, यानी यहाँ जो आप चाहते हैं वो आता कहाँ से है? यहाँ से। ये भाव खूब अच्छा हो लेकिन ये पीड़ित हो जाएगा तो कष्ट के माध्यम से आप धन बटोर पाएंगे। कष्ट से ही आप जो है अपने लोगों का प्यार पा पाएंगे। धन संग्रह जो है कष्ट साध्य होगा, ज़्यादा कठिनाई से आएगा। अगर ये भाव कमज़ोर होगा, इसमें दिक्कत आएगी। तो यानी ये भाव अगर मजबूत है और ये भी स्वस्थ है तो बहुत ही सुगम तरीके से धन आता है। लेकिन अगर ये भाव पीड़ित हो गया तो धन आएगा तो कठिन मार्ग से आएगा, दुस्साध्य मार्ग होगा, मुश्किलें अधिक होंगी। यही ये कहना चाह रहे हैं। अभिप्राय यह है कि द्वितीय स्थान और लाभ स्थान में से यदि द्वितीय स्थान अर्थात धन स्थान अच्छा है और एकादश स्थान दुर्बल हो तो ऐसे में धन का संग्रह होगा, परंतु धन प्राप्त करने में अनेकानेक कष्ट होंगे। इसी प्रकार यदि एकादश स्थान उत्तम हो और द्वितीय स्थान निर्बल हो तो धन के लाभ में सुगमता होगी, लेकिन धन बचाने में जो है तकलीफ होगी। अब उसी का उल्टा कर रहे हैं कि मान लीजिए कि यह स्थान बलवान हो गया और यह कमज़ोर हो गया, तो यह बलवान है तो धन आएगा अच्छा, लेकिन सेव नहीं हो पाएगा उस अनुपात में। अगर ये अच्छा है और ये दुर्बल है तो आएगा कठिनाई से, लेकिन सेविंग कर ले जाएंगे। अगर दोनों ही अच्छे होंगे तो आएगा भी अच्छा और बचेगा भी अच्छा। दोनों ही कमज़ोर होंगे तो आएगा भी कम और बचेगा भी कम। दोनों ही एकदम पीड़ित है तो आएगा ही नहीं, थोड़ा बहुत ही आएगा। जो थोड़ा बहुत आएगा उसके बाद भी इतना अभाव रहेगा कि इसमें आप अपने बैंक में कुछ डाल ही नहीं पाएंगे। यानी धन और लाभ भाव का यहाँ पर ये सूत्र बता रहे हैं। कितनी स्थितियाँ हो सकती हैं इसे आप समझिए। ये हो गया आपका बैलेंस, ये हो गया बैलेंस कितना बचेगा, और ये हो गया आने वाला, यहाँ से आएगा। ये देता है सप्लाई और ये करता है स्टोर। अगर स्टोर बढ़िया है आपका लेकिन सप्लाई आपकी बढ़िया नहीं है, तो अगर सप्लाई बढ़िया नहीं है तो स्टोर बढ़िया रहे, इसमें पैसा जाएगा ही नहीं। अगर आपका सप्लाई अच्छा है लेकिन स्टोर गड़बड़ हो गया तो पैसा नहीं बचने वाला है। दोनों, यानी ये दोनों में से कोई एक अच्छा है एक बुरा है तो उसे अच्छी स्थिति नहीं कहेंगे। अगर दोनों ही बुरे हो गए तो आएगा भी कम, और तब जब आएगा ही कम तो बचेगा ही क्या, तब बहुत कम बचेगा, 100, 200, 500। अगर दोनों ही अच्छे हो गए तो धन के लिए बहुत अच्छा योग हो गया, आएगा भी खूब, खर्च करने के बावजूद भी बचेगा खूब। यही ये इस सूत्र में समझाना चाह रहे हैं। इसी में आगे कहते हैं,
परंतु इस स्थान पर देखना होगा कि लाभ की मात्रा क्या होगी। इसका अनुमान ग्रहों के उच्च स्वाग्रही मूल त्रिकोण आदि के अनुसार किया जाएगा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि संसार में किसी की आय 10-5 रुपये मासिक, पुरानी किताब है तो उसी हिसाब से लिख रहे हैं, किसी की 1000 रुपये मासिक है। इसका निर्णय उन स्थानों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, उसकी सबलता और निर्बलता से किया जाता है। जैसे अब आज का समय 10-5 और 1000 रुपये का नहीं है, लोग लाखों में कमाने का सपना देख रहे हैं। कुछ लोग 1000 में सोच रहे हैं, रुपए में तो कोई नहीं सोच रहा है कि 40,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, लाख हो जाए। तो ये सब भी इसी भाव से ही पता चलेगा कि ये भाव कितना आपका विशुद्ध है। कुंडली के अन्य राजयोग भी अक्सर करते हैं, वो आप आगे पढ़ेंगे और समझ भी पाएंगे। यानी यहाँ पर धन और लाभ भाव का तारतम्य आप समझ गए होंगे। कुछ लोग आपसे कहेंगे पैसा खूब आता है पंडित जी, बचता नहीं है। तो आता है बचता नहीं है, यानी ये उनका 11th ठीक है, सेकंड में गड़बड़ी है। कुछ लोग कहेंगे पंडित जी आता ही कम है तो बचेगा ही क्या, यानी अगर ये गड़बड़ है और ये अच्छा भी हो, अगर ये गड़बड़ है तो इसका लाभ नहीं मिल पाएगा इसके अच्छा होने की। पिता के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा की गई कुछ एफडी वगैरह, उनके द्वारा किया गया धन मिल जाएगा अगर ये भाव अच्छा है, लेकिन आपके बाहुबल से बने धन, इसके लिए ये भी दोनों ही अच्छा होना चाहिए। कोई कह रहा है कि जो आ रहा है सब चला जा रहा है, यानी दोनों के बल जो हैं वो बहुत कमज़ोर है, इधर से आया ये रोक नहीं पाया, चला गया। तो उसी हिसाब से हमें उपाय बताने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरे सूत्र पर चलेंगे। यह पहले भी लिखा जा चुका है और यहाँ पुनः लिखा जाता है कि फल का अनुमान करने में एक अनिवार्य और प्रशस्त नियम यह है कि जिस भाव का विचार करना हो उस भाव के स्वामी के शुभाशुभ फल की प्रबलता अधिक होती है। यानी भाव का स्वामी अच्छा होना चाहिए और तत्पश्चात भाव स्थित ग्रह का फल और सबसे कम भावदर्शी ग्रह के फल की सबलता होती है। यानी हमें सब देखना है, किसी भी भाव का स्वामी पहले नंबर पे कमज़ोर नहीं होना चाहिए। यानी भाव स्वामी को आप देखेंगे, जब जो आपका घर है, आप जिस घर के मालिक हैं, अगर आप मजबूत हैं तो ज़रूरत पड़ने पर अपने घर को संभाल लेंगे। भले आप उस घर में ना हो, आपका एक घर दिल्ली में हो, एक लखनऊ में हो, आप लखनऊ में रहते हैं, लेकिन आप अगर मजबूत हैं तो दिल्ली वाले घर को आप संभाल पाएंगे, उसका मेंटेनेंस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कमज़ोर होंगे तो आप जिस भाव के स्वामी हैं उसका मेंटेनेंस आप सही समय पर उचित तरीके से नहीं कर पाएंगे। यानी भाव का स्वामी बलवान होना चाहिए, भाव में स्थित ग्रह ठीक ठाक होना चाहिए और भाव को देखने वाला यानी ग्रह की दृष्टि भी ठीक हो। ये तीनों चीज़ें ठीक हो तो भाव का अच्छा फल मिलेगा और ये तीनों चीज़ें खराब हो तो भाव का खराब फल मिलने वाला है। यही इस सूत्र में ये कहना चाह रहे हैं। स्मरण रखने की बात है कि धन स्थान में मंगल ज्योतिष शास्त्र में निष्फल लिखा है। इसी प्रकार चतुर्थ में बुध, पंचम में बृहस्पति, षष्ठम भाव में शुक्र और सप्तम भाव में शनि का फल निष्फल होता है। यानी ये वहाँ पर न्यूट्रल हो जाते हैं, एक्टिवेट नहीं रह जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र का यह भी एक रहस्य है कि यदि चंद्रमा सूर्य के साथ हो, चंद्रमा सूर्य के साथ हो या मंगल के साथ द्वितीय स्थान में हो, याद रखिएगा सूत्र, चंद्रमा सूर्य के साथ गया तो पूर्ण रूप से अस्त हो गया, उसके पास कोई बल नहीं है। चंद्रमा मंगल के साथ द्वितीय भाव में हो, किसी अन्य भाव में नहीं, मंगल और चंद्रमा इसी द्वितीय भाव में हो, द्वितीय भाव में हो। और चंद्रमा बुध के साथ चतुर्थ भाव में हो, यानी बुध और चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो। बृहस्पति के साथ पंचम भाव में हो, यानी चंद्रमा और बृहस्पति इस भाव में हो। शुक्र के साथ षष्ठम में हो, यानी शुक्र यहाँ पर हो और उसी के साथ में कौन सा ग्रह हो, चंद्रमा हो। शनि के साथ सप्तम भाव में हो तो निष्फल होता है। वही ऊपर वाले सूत्र को ही ये विवेचित कर रहे हैं, सिर्फ वही ऊपर का सूत्र याद करिए। क्या कह रहे हैं कि मंगल जो है, मंगल धन भाव में निष्फल होता है, मंगल यहाँ निष्फल होता है, याद रखिएगा। ये क्या कह रहे हैं, चंद्रमा कब निष्फल होता है, चंद्रमा जब सूर्य के साथ होगा तो निष्फल होगा। अब अन्य ग्रहों की बात करते हैं, मंगल यहाँ पे निष्फल होगा, बुध कहाँ पर निष्फल होगा, यहाँ पर होगा,
गुरु कहाँ पर निष्फल होगा, यहाँ पर। शुक्र कहाँ होगा, छठे भाव में। और शनि कहाँ होगा, सप्तम भाव में। ये ग्रह इन भावों में निष्फल होते हैं। ये ग्रह जिन भावों में निष्फल हो रहे हैं, अगर इन्हीं के साथ चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा यहाँ पर हो, 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 तो चंद्रमा भी निष्फल हो जाता है इनके साथ में। यही ये कहना यहाँ पर चाह रहे हैं। शनि के साथ सप्तम में हो तो निष्फल होता है। तात्पर्य यह है कि यदि धन देने वाला मंगल द्वितीय में, धन देने वाला बुध चतुर्थ में, धन देने वाला शनि सप्तम भाव में हो तो निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार चंद्रमा यदि धनदायी हो और उक्त अवस्थाओं में यानी निष्फल वाले ग्रह के साथ में हो तो वह भी निष्फल हो जाता है। प्रतीत होता है कि इसी कारण चतुर्थ स्थानगत बुध जातक को पैतृक संपत्ति में अनेक बाधाएं डालता है। कहा जाता है कि अगर चतुर्थ भाव में बुध है तो पैतृक संपत्ति में कुछ न कुछ अड़चने आती हैं। उसका कारण यही बनता है क्योंकि बुध यहाँ पर क्या होता है, निष्फल होता है। यही यहाँ पर यह कारण बनता है। अगले सूत्र पे चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि यदि द्वितीयेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी एकादशस्थ यानी जो द्वितीय भाव का स्वामी है वह एकादश भाव में आ जाए, या फिर एकादशेश यानी 11वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आ जाए तो धन के लिए स्थिति अच्छी हो जाती है, व्यक्ति जीवन में धन से सुखी रहता है। अथवा एकादशेश एकादस्थ हो यानी एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में ही हो, 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में हो। अथवा द्वितीयेश और एकादशेश जो द्वितीय भाव का स्वामी है और जो 11वें भाव का स्वामी है वह लग्न से किसी केंद्र में बैठा हो। यहाँ मान लीजिए कर्क लगन है तो यहाँ 5 नंबर बनेगा, यहाँ क्या बनेगा 2। कंप्लीट करिए 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। कह रहे हैं कि अगर द्वितीय भाव का स्वामी 11वें भाव में आ जाए तो अच्छी स्थिति है, या 11वें का स्वामी द्वितीय में आ जाए तो धन के लिए स्थिति अच्छी है। अथवा 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में ही हो, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय ही भाव में हो तो अच्छी स्थिति है। अथवा जो द्वितीय भाव का स्वामी है, यहाँ द्वितीय भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, सूर्य, 5 नंबर सिंह राशि का स्वामी सूर्य, और 11वें भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है, शुक्र है। जो द्वितीय भाव का स्वामी है और जो 11वें भाव का स्वामी है वह लग्न से, लग्न यही है, लग्न से केंद्र में हो यानी इन 4 घरों में हो, सूर्य और शुक्र इन्हीं चारों घरों में हो इस कुंडली के अकॉर्डिंग, तो ऐसा व्यक्ति एक धनी जीवन जीता है, व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। उसी आगे नियम में विस्तार करते हैं। यदि द्वितीयेश द्वादशस्थ यानी द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में हो या द्वितीय भाव का स्वामी छठे भाव में हो, खष्ठस्थ हो, तो धन में परेशानी आती है। अथवा द्वितीयस्थ हो और एकादशेश 6 8 12 में हो तो भी धन का नाश होता है। यानी अगर द्वितीय भाव का स्वामी भले ही द्वितीय भाव में हो लेकिन एकादश भाव का स्वामी अगर 6 8 12 में है तो भी धन कमाने में परेशानी आती है। मोटा मोटी आपको ऐसे जान लेना है कि चाहे द्वितीय भाव हो चाहे एकादश भाव का स्वामी हो, 6 8 12 में जाएगा तो धन की तकलीफ देने के योग बन जाते हैं। द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी एक साथ हो तो और भी अच्छा हो जाता है, अगर वो केंद्र या त्रिकोण में हो तो और भी बेहतर हो जाता है। तो ये सूत्र यहाँ आखिर में ये समझाना चाह रहे हैं। आगे हम चलेंगे अन्य सूत्रों पर। पेज संख्या 308, धारा वही है, 5वां सूत्र है लग्न द्वितीयेश और बृहस्पति के संदर्भ में कुछ यहाँ पर बता रहे हैं। पुस्तक आपके सामने होनी चाहिए और पहले आप क्या करिए कि एक बार पुस्तक अपने स्तर पे आप थोड़ा बहुत उसको पढ़ लीजिए, 2-4 सूत्र पढ़िए, फिर देखिए, फिर समझिए, यानी आपके पास बुक भी होनी चाहिए समझने के लिए। और अगर कहीं आप समझने में फंस रहे हैं तो आप ये लेक्चर भी देख सकते हैं। 5वां सूत्र है यदि बृहस्पति द्वादशस्थ
और द्वितीय निर्बल हो और लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो धन की पीड़ा होती है। पहला कह रहे हैं कि अगर बृहस्पति, धन का कारक ग्रह कौन सा है? गुरु है, ये याद रखिएगा। द्वितीय भाव का कारक है और बृहस्पति धन का कारक भी है। शुक्र जो है वैभव का कारक है, लग्जरी का कारक है, लेकिन जो धन है उसका कारक, कोषागार का कारक कौन सा ग्रह है? बृहस्पति है। इस चीज को ख्याल रखना है। यहाँ पे कह रहे हैं गुरु के बारे में कि गुरु अगर 12वें भाव में हो, गुरु इस भाव में बैठा हुआ हो। फिर आगे इसी नियम में क्या कह रहे हैं? द्वितीय निर्बल हो, जो द्वितीय भाव का स्वामी हो वह निर्बल हो। निर्बल मतलब अस्त हो गया हो, नीच का हो, 6, 8, 12 में हो तो द्वितीय भाव का स्वामी निर्बल हो जाएगा। और ये जो लग्न है, लग्न पे क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, क्योंकि धन का उपभोग करेगा कौन? लग्न। मान लिया यहाँ पर मंगल है तो मंगल की 4थी दृष्टि, शनि यहाँ है तो शनि की 7वीं दृष्टि, शनि यहाँ है तो शनि की 10वीं दृष्टि, यहाँ है तो शनि की 3री दृष्टि, मंगल यहाँ है तो मंगल की 7वीं दृष्टि, मंगल यहाँ पर है तो मंगल की 8वीं दृष्टि। यानी गुरु 12 में हो। इस सूत्र को और विस्तार किया जा सकता है कि गुरु 6, 8, 12 में कहीं भी हो और धनेश कमजोर हो, लग्न पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो धन में परेशानी पैदा कर देता है। क्रूर ग्रहों की दृष्टि में एक चीज याद रखिएगा कि जब भी कोई ग्रह अपने ही घर को देखेगा, मान लीजिए यहाँ 8 नंबर की गिनती लिखी है, वृश्चिक राशि है, मंगल यहाँ है और दृष्टि डाल रहा है, तो अब ये मंगल अपने ही घर को देख रहा है तो अब इस फल को बिगाड़ेगा नहीं। कभी भी जब भी क्रूर ग्रह की स्थिति या दृष्टि की बात हो तो वह स्वाग्रही होने पर, अगर ग्रह उस भाव का स्वामी हो के उसी में है या ग्रह का वह घर है जहां पर वह दृष्टि डाल रहा है तो परेशानी नहीं पैदा करेगा। आगे है, यदि लग्नेश द्वितीयस्थ और द्वितीयेश एकादशेश दशस्थ अथवा एकादशेश द्वितीयस्थ हो तो जातक धन समृद्धिवान होता है। बहुत ही आसान सा सूत्र है। लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में हो या द्वितीय भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, इस भाव में हो, अथवा एकादशेश इस भाव का स्वामी इस भाव में बैठा हो तो भी जातक को धन सुख समृद्धि अच्छी मिल जाती है। 7वें नंबर पे चलेंगे। 7वां सूत्र जो है पेज संख्या 309, मैं बार बार पेज संख्या बोलता रहता हूं ताकि आप लोगों को, ये जो लोग ना समझ पा रहे हैं उनको क्लियर रहे। ज्योतिष रत्नाकर पेज संख्या 309। द्वितीयेश एकादशेश और लग्नेश यदि तीनों स्वाग्रही हो तो जातक धनी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव में हो, लग्नेश लगन में हो तो जातक धनी होता है। इसी प्रकार से अगर द्वितीय भाव का स्वामी उच्च का हो, एकादशेश उच्च का हो कहीं भी कुंडली में और लग्नेश उच्च का हो तो भी जातक धनी प्रसिद्ध सुखी होता है। लग्नाधिपति के धन स्थान में रहने से स्वापार्जित धन होता है। लग्नाधिपति यानी अगर आपके लग्न का स्वामी धन भाव में जाएगा तो आप अपने बाहुबल से अच्छा धन कमाएंगे। पर यदि लग्नाधिपति निर्बल, पाप युक्त अथवा पाप दृष्टि में हो तो धन उपार्जन में बाधाएं आती हैं और क्लेश होता है। जो लगन का स्वामी है अगर ये धन भाव में है, लाभ भाव में है तो धन के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन अगर उस पर क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, जैसे यहाँ लग्न का स्वामी 8 नंबर मंगल है, मान लिया यहाँ पर है, अब इस मंगल पे अगर शनि की दृष्टि होगी तो शनि की दृष्टि के कारण अब लाभ कमाने में अधिक मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होगा, अब श्रम बढ़ जाएगा। ऊपर लिखा जा चुका है कि बृहस्पति धन कारक है, अतएव बृहस्पति को द्वितीय भाव से संबंध रहने से धन आगमन अवश्य ही होता है। बृहस्पति अगर द्वितीय भाव में होता है तो धन आगमन कराता ही है। अच्छा, बृहस्पति एक सूत्र यहाँ पे मैं अलग से आपको समझा देता हूँ। अगर किसी भी भाव का स्वामी उस भाव के कारक से जो है संबंध बना लेता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। 4, 5, अभी इस धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? सूर्य हुआ। मान लीजिए सूर्य यहीं पर बैठा हुआ है,
ठीक है। अब धन का कारक ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अब बृहस्पति भी इसी सूर्य के साथ बैठ गया, या बृहस्पति की सूर्य पर दृष्टि आ गई। तो अगर किसी भाव का स्वामी उस भाव के कारक से दृष्ट हो जाता है तो उस भाव को पुष्टि मिलती है। अब इसी में मान लीजिए सूर्य यहां पर बैठ गया, अब हम अगर कर यहाँ पर तो सूर्य नीच का होगा। दोनों स्थितियां बहुत ध्यान से समझिए, इसी कुंडली को कंप्लीट करते हैं, फिर अभी आपको बहुत रोचक चीज जानने को मिलेगी। धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? सूर्य है। कहाँ बैठा है? चतुर्थ भाव में, नीच राशि में है। अब यहाँ पर नीच राशि में है और इसके साथ में कौन सा ग्रह बैठा है? धन का कारक गुरु। तो धन के लिए अच्छी स्थिति है। गुरु सूर्य को सपोर्ट बहुत अधिक करेगा धन कमाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सूर्य की स्थिति नीच की है। तो यहाँ पे ये आप नहीं बोल सकते कि जातक कई करोड़ कमा ले, 10-20 करोड़ कमा ले। अब ये यही इसी स्थिति को यहाँ पे लागू करते हैं। सूर्य यहाँ पर है, धन भाव के कारक गुरु के साथ में है, लेकिन अब सूर्य यहाँ पर क्या है? उच्च का है, यहाँ पर नीच का है। स्थिति तब भी अच्छी है। अगर नीच का अकेला पड़ गया होता, गुरु का साथ ना पाया होता, तब तो बहुत बुरी स्थिति थी। गुरु का साथ पाकर के इसके नीच के फल को गुरु ने कम कर दिया, क्योंकि धन का स्वामी नीच का है तो उसके नीचता के प्रभाव को धन के कारक ने बैलेंस किया है। लेकिन अब यहाँ पर सूर्य उच्च का है और गुरु धन के कारक का साथ भी पा गया है। अब तो क्या पूछना है, धन का बहुत ही प्रबल योग मिल गया। सूर्य उच्च का भी है, धन ही नहीं रहेगा, प्रसिद्धि भी रहेगा, और यहां से दृष्टि भी गुरु डाल रहा है धन भाव पे। यानी अगर धन भाव पे धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, धन भाव या लाभ भाव दोनों में से किसी एक के साथ, दोनों में से किसी एक के स्वामी के साथ या दोनों के स्वामियों के साथ गुरु का संबंध बन जाए तो सोने पे सुहागा है। आगे कह रहे हैं, बृहस्पति का द्वितीय भाव से संबंध रहने पर धनागमन अच्छा होता है, परंतु कितना धन होगा यह बृहस्पति के शुभाशुभ, दुर्बलता और सबलता इत्यादि पर निर्भर करता है। धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी और बृहस्पति कितने बलवान है ये आपको देखना पड़ेगा। इसी प्रकार लग्नेश, एकादशेश, द्वितीयेश और नवमेश उच्च नवमांश में हो तो जातक करोड़पति होता है। आज के समय में करोड़पति क्या, अरबपति भी हो जाएगा। जिस समय बुक लिखी गई थी उस समय करोड़पति होना बहुत बड़ी चीज थी, और आज करोड़पति होना वो पहले के समय की अपेक्षा थोड़ा आसान हो गया है। लखपति होना आसान हो गया है। तो समय के साथ साथ चीजों में बदलाव। पहले जब मोटर गाड़ी और वाहन के सुख की बात करते थे ज्योतिषी, तो उसका मतलब होता था रथ होगा, पालकी होगी, हाथी घोड़ा होगा, लेकिन अब वही चीज बदल गया है। आगे देखेंगे, 9वां सूत्र है, जब द्वितीय सूर्य के साथ अस्त हो जाता है और नीचस्थ भी रहता है तो जातक ऋणग्रस्त हो जाता है। पहली चीज तो यही है कि अगर द्वितीय भाव ऋण का, धन की परेशानी का सूत्र मैं इसमें और विस्तार करूंगा। धन भाव का स्वामी नीच का हो तो परेशानी, धन भाव का स्वामी अस्त हो जाए तो परेशानी, अगर ये दोनों हो गया तो महा परेशानी। हमेशा तौलेंगे कसौटी पर। अब इसके साथ साथ आप ये भी देख लीजिए, जो धन का कारक ग्रह है कौन सा है? गुरु है। अब अगर वह गुरु अस्त हो गया, वह गुरु भी नीच का हो गया तो परेशानी पे महा परेशानी। ऐसे कुंडली का एनालिसिस आपको करना है। धन भाव देख रहे हैं कितने पॉजिटिव पॉइंट्स है, कितने निगेटिव पॉइंट्स है। किसी भी भाव का विश्लेषण करने में भावेश, आगे इसी बुक में ये सूत्र भी आएगा। भाव देखिए, भावेश देखिए, कारक देखिए और दृष्टि देखिए, ये मुख्य होता है लग्न कुंडली की विवेचना में। भाव, भावेश, कारक और भाव पर पड़ने वाली, भावेश पर पड़ने वाली दृष्टि। तो यहाँ पर द्वितीय अगर सूर्य के साथ अस्त हो तो परेशानी, नीच हो तो और भी परेशानी, नीच हो के अस्त हो तो और भी परेशानी। धनाधिपति और द्वादशेश, धनाधिपति मतलब द्वितीय भाव का स्वामी और द्वादशेश मतलब 12वें भाव का स्वामी। द्वितीयस्थ होने से अगर ये द्वितीय भाव में हो अथवा एकादशेश 6, 8
एकादशेश 6, 8, 12 भाव में पड़ने से अथवा बृहस्पति द्वादश और द्वितीयेश के निर्बल होने से और लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि न रहने से धन का नाश होता है। कुल मिला के वही पूर्व की ही बातें कह रहे हैं कि अगर 12वें भाव से छठे मैं एक में ही कवर कर देता हूँ, 6, 8, 12 में अगर धन भाव का स्वामी, धन भाव का कारक बृहस्पति हो, नीच हो, अस्त हो तो धन की परेशानी आ ही जाती है। आगे सूत्र पर चलेंगे 11 नंबर पर, चतुर्थ योम बृहस्पति और शुक्र, यानी यहाँ पर चतुर्थ भाव। अभी तक क्या लिए? लग्न, द्वितीय और बृहस्पति को। अब चलेंगे चतुर्थ बृहस्पति और शुक्र के बारे में जानने के लिए। पहला सूत्र है 11 नंबर पर, आप देखिए पेज संख्या 309, 11वां सूत्र, चतुर्थ स्थान योम बृहस्पति के बलाबल तथा ग्रह की दृष्टि और योग के अनुसार सुख दुख का विचार होता है। सुख दुख के विचार के लिए ये क्या कह रहे हैं? चतुर्थ स्थान को देखिए, कुंडली का 4th हाउस देखिए, कुंडली का 4था स्थान देखिए और चतुर्थ स्थान इसके साथ साथ बृहस्पति का बल देखिए और इन भावों पर पड़ने वाले दृष्टियों को देखना है। अच्छा, एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा आप देखने को पाएंगे बहुत से लोगों के जीवन में कि उनके जीवन में धन बहुत अधिक नहीं है, पैसा आता है चला जाता है, बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पाते, यानी धन बचा के धनी नहीं है, लेकिन उनके लाइफ में सुख बहुत अधिक है। जैसे बहुत ज़्यादा धन तो नहीं कमा रहे, बचा नहीं रहे, लेकिन उनके पास गाड़ी अच्छी है, मकान अच्छा ले लिए हैं, मकान के अंदर सारे सुख साधन भी बना लिए हैं। तो जिसका चतुर्थ भाव अच्छा होगा उनको भौतिक सुख अच्छा मिल जाएगा, बावजूद इसके कि उनके पास में अधिक धन का बैलेंस रहे या ना रहे, फिर भी इन सारी चीज़ों का सुख मिलेगा ही मिलेगा। पैसा उतना आ जाएगा और ये भोगवादी होते हैं, पैसा आएगा खर्चा कर देंगे। जिसका धन भाव मजबूत रहेगा, ये चौथा घर कमजोर रहेगा, ऐसा व्यक्ति पैसा पाएगा तो उसे बचा के रख लेगा, उसका विश्वास पैसा जमाने में रहेगा। और जिसका द्वितीय कमजोर है, चतुर्थ मजबूत है, ऐसा व्यक्ति पैसा पा करके भोग में लगाएगा, अच्छी लाइफ जीने में खर्चा करेगा, उसका विश्वास पैसा बचाने में नहीं रहेगा। जिसका दोनों ही अच्छा रहेगा वो लग्जरी भी इंजॉय करेगा लाइफ में और उसके बावजूद भी काफ़ी पैसे बचाएगा, यानी आमदनी भी वैसे व्यक्ति की बड़ी रहने वाली है। चतुर्थ स्थान में जो ग्रह बैठा हो, यदि वह अपने शत्रु की राशि में हो अथवा लग्न से 6, 8, 12 का स्वामी हो और लग्नेश का शत्रु हो तो ऐसे स्थान में शारीरिक सुख में हानि होती है। ये जो हमारे शरीर को सुख देने वाले साधन हैं, सुख देने वाले साधन, अच्छा मकान, उसके अंदर एसी, कूलर, ठंडी में हीटर, जो भी शरीर को सुख देने वाली चीज़ें हैं, उन सब में कमी आ जाती है अगर चतुर्थ भाव का स्वामी 6, 8, 12 में हो या 6, 8 और 12 का स्वामी चतुर्थ में हो। तो अगर चतुर्थ भाव में कोई ग्रह शत्रु राशि में हो, जैसे 11 नंबर की गिनती हो गई, मंगल आ गया, अब यहाँ शनि के घर में मंगल है, शत्रु राशि में है, तो भी ये जो है तकलीफ देगा मंगल। अगर यह लग्न का शत्रु है, अब अगर यहाँ पर 11 है तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 8, मंगल यहाँ बैठा है। अब ये मंगल जो है अपने लगन का शत्रु नहीं है, तो ऐसे में शत्रु राशि में बैठ के थोड़ा कम प्रभाव देगा, लेकिन अगर ये लगन का भी शत्रु होता तो तकलीफें बढ़ा देता। तो यही इस सूत्र में कहना चाह रहे, परंतु स्मरण रहे चंद्र और सूर्य को अष्टमेश दोष नहीं है, ये चीज़ जानिएगा। अगर यहाँ पर 4 नंबर की गिनती लिखी है या 5 नंबर की गिनती लिखी है, सामान्य सा सूत्र है, सबसे पापी कौन है? जो 8वें भाव का स्वामी है वो सबसे ज़्यादा पापी है। 8वें भाव में बैठना अलग चीज़ है और भाव का स्वामी होना अलग चीज़ है। भाव में बैठे हुए ग्रह को क्या कहते हैं? भावस्थ, जैसे अष्टमस्थ, सप्तमस्थ, लेकिन जो भाव का स्वामी है उसे भावेश कहेंगे, अष्टमेश कहेंगे। 8वें भाव का स्वामी, यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, गुरु स्वामी हो गया। अब इस 8वें भाव का स्वामी गुरु जहाँ बैठेगा वहाँ तकलीफ देगा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा 2 ऐसे ग्रह हैं कि अगर वे 8वें भाव के स्वामी होके जहां बैठते हैं उस भाव के फल की हानि नहीं करते हैं, यानी अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है उनको। 8वें के स्वामी होके जहां बैठेंगे
उस भाव को तकलीफ नहीं देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर सूर्य और चंद्रमा 8वें में भाव में स्वयं बैठेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। 8वें में सूर्य होगा, चंद्रमा होगा, तब तो बुरा ही है। यहाँ पे यह नहीं कहा जा रहा है कि सूर्य और चंद्रमा 8वें में दोष नहीं देते। 8वें भाव के स्वामी हो करके अगर कहीं बैठते हैं तब दोष नहीं देते, उस भाव की कमी नहीं करते, ये यहाँ पर कह रहे हैं। इसी प्रकार चतुर्थस्थ ग्रह पर दृष्टि डालने वाले ग्रह और चंद्रमा जो चतुर्थ भाव का कारक होता है, यदि बली हो तो शारीरिक सुख होता है। चतुर्थ भाव पर ग्रहों की दृष्टि अच्छी हो, चंद्रमा अच्छा हो जो कि चौथे भाव का कारक है, तो शरीर को सुख अच्छा मिल जाता है। शुक्र सांसारिक विलास कारक ग्रह है और चतुर्थ भाव को भी सुख से संबंध है। यानी सुख, जो भौतिक सुख है, उसके लिए हमें दो चीजें देखनी है। ये सूत्र महत्वपूर्ण है। एक तो भौतिक सुख के लिए चतुर्थ भाव देखना है और दूसरा क्या देखना है, शुक्र को देखना है। ये दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। इसी कारण भूषण, वसन, वाहन, विलास सामग्रियों का होना और ना होना विशेषतः इन्हीं दोनों पर निर्भर करता है। कुंडली में शुक्र अच्छा हो जाए, चतुर्थ भाव कमजोर ही क्यों ना रहे, शुक्र अच्छा हो जाएगा तो भी लग्जरी मिल जाएगी। शुक्र कमजोर हो जाए, चतुर्थ भाव अच्छा हो जाए तो भी लाइफ में लग्जरी मिल जाएगी। दोनों ही कमजोर हो जाए, चतुर्थ भाव कुंडली में कमजोर हो जाए, यानी इस भाव में नीच का ग्रह हो, अस्त ग्रह हो, क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, शत्रु राशि का ग्रह बैठा हो और शुक्र भी कहीं कुंडली में खराब हो जाए, दोनों खराब हो गए तो सत्यानाश हो जाएगा लाइफ की लग्जरी का, सुख साधनों का। और अगर दोनों ही अच्छे हो गए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, यही यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इसी कारण यदि नवमाधिपति चतुर्थ स्थान में शुक्र के साथ हो तो जातक चिरकाल तक भोगी और सुखी रहता है। बहुत अच्छा सूत्र है। नवम भाव क्या होता है, हमारा भाग्य होता है। अब भाग्य भाव का स्वामी अगर चतुर्थ भाव में आएगा तो जीवन में सुख, साधन और वैभव मिलेगा। अब ये जो नवम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आया है, अगर उसी के साथ में शुक्र भी आ जाए या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, या जो नवम भाव का स्वामी आया है चतुर्थ भाव में वह शुक्र के नक्षत्र में पड़ जाए, तो पूरे जीवन भर व्यक्ति को लग्जरी मिलेगी ही मिलेगी, शरीर को सुख देने वाले साधन मिलेंगे ही मिलेंगे, व्यक्ति एक अच्छा जीवन एंजॉय करेगा, व्यक्ति के लाइफ में तकलीफें बहुत कम रहने वाली हैं। आगे इसी सूत्र का विस्तार कर रहे हैं। यदि नवमाधिपति 6, 8, 12 भाव में हो और शुभ ग्रह के साथ हो तो कुछ ही दिनों तक सुख संपत्ति का सौभाग्य होता है। यानी नवमेश अगर कमजोर होगा तो सुख मिलेगा, फिर चला जाएगा, फिर मिलेगा, फिर चला जाएगा, अप एंड डाउन्स लगे रहेंगे। यदि चतुर्थे शुभ राशिगत हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो अथवा वह शुक्र के साथ हो तो बहुत अच्छा योग बनता है। यहाँ पे मैं इस सूत्र को पहले भी समझा चुका हूँ, फिर से समझा देता हूँ। देखिए, चतुर्थ भाव से आप सुख देखते हैं। क्या देखते हैं? सुख। और भौतिक सुख का कारक ग्रह कौन सा है? कारक है इसका शुक्र। किसी भी भाव का सुख आपको देखना है तो उस भाव का स्वामी अगर उस भाव के कारक के साथ संयोग करेगा तो भाव का फल अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए इस भाव का स्वामी बुध है, यहाँ पर बैठा हुआ है। अब यह बुध जो है शुक्र के साथ बैठ गया। चौथे भाव का स्वामी जो है वह चौथे भाव के कारक के साथ बैठ गया। जब माता का विचार करेंगे तो कारक चंद्रमा होगा, जब लग्जरी का विचार करेंगे तो कारक कौन होगा? शुक्र होगा। तो ये चीज आप समझ लीजिए। वहीं अगर भाव का स्वामी कारक के साथ ना हो, नीच हो, अस्त हो, पीड़ित हो, तो उतना ही अशुभ प्रभाव दे देता है। सूत्र नंबर 14 क्या कह रहे हैं? आचार्यों ने यह भी कहा है कि चंद्रमा के बली रहने से उत्तम वस्त्रों का सुख होता है। व्यक्ति को अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण पहनने को मिलते हैं।
चंद्रमा के राहु तथा केतु के साथ रहने से जातक जीर्ण वस्त्रधारी होता है। पुनः यदि वह चंद्रमा बृहस्पति के साथ रहे तो रेशमी वस्त्र पहनने का सौभाग्य मिलता है। चंद्रमा शुक्र के साथ रहे तो रत्नादि जड़ित वस्त्र, यानी ऐसे वस्त्र जिसमें डिजाइनिंग निकली हो, और सोने चांदी का भी सुख अच्छा मिल जाता। और शनि के साथ रहे तो काला वस्त्र का सौभाग्य होता है। स्मरण रखने की बात है कि ग्रहों के उच्चादि नीचादि तारतम्यता अनुसार फल में भी न्यूनाधिकता समझनी होगी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर चंद्रमा राहु केतु के साथ में हो, शुक्र के साथ हो, अब तो समय बदल गया है जिस समय बुक लिखी गई थी, अगर चंद्रमा राहु के साथ में हो, केतु के प्रभाव में हो या शनि के प्रभाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति एक वस्त्र को अधिक दिनों तक पहनता है, बार बार कपड़े पे पैसा नहीं लगाना चाहता है। अगर वही चंद्रमा शुक्र के साथ हो, गुरु के साथ में हो, तो ऐसा व्यक्ति नए नए वस्त्र समय समय पर त्वरित रूप से प्राप्त करता रहता है। अगर चंद्रमा राहु केतु के साथ हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने पुराने कपड़े दान भी करना चाहिए, ग्रहण दोष बन जाता ना, उसमें भी लाभ मिलेगा। चलिए देख लीजिए नवमाधि, अगला सूत्र जो है 15 नंबर पर, पेज संख्या 310। नवमाधिपति बृहस्पति और शुक्र पाप युक्त होकर 6, 8, 12 भाव में बैठे हों तो जातक भाग्यहीन और केंद्र व त्रिकोण गत होने से भाग्यशाली होता है। नवमाधिपति बृहस्पति और शुक्र, नवमाधिपति मतलब इस नवम भाव का स्वामी, जो भी ग्रह हो नवम भाव में जो गिनती हो, राशि हो, उस हिसाब से जान लेना चाहिए। नवम भाव का स्वामी बृहस्पति और शुक्र, गुरु और शुक्र तो स्थिर रहेंगे, लेकिन नवमाधिपति हर कुंडली में अलग अलग आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 नंबर लिखा है तो स्वामी कौन हो गया? मंगल। तो यानी इसमें मंगल, गुरु और शुक्र ये 3 ग्रह क्या हों? अगर पाप युक्त होकर, यानी इनके साथ में कोई क्रूर ग्रह हो, या ये नीच के हों, अस्त हों और 6, 8, 12 में बैठ गए हों, यानी मंगल भी इसी में हो, शुक्र और गुरु भी इन्हीं तीनों भावों में हो, और कोई क्रूर ग्रह राहु केतु शनि या कोई भी क्रूर ग्रह हो, अस्त हो, नीच के हो, तो जातक भाग्यहीन हो जाता है सुख के मामले में। और अगर ये अच्छे हों, केंद्र में बैठे हों, त्रिकोण में बैठे हों, बलवान हो, शुभ ग्रह के साथ हो, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, तो उतने ही अधिक भाग्यशाली हो जाते हैं। ये पूरा 15वें सूत्र, 15वें नियम का पूरा सूत्र यही है। 16 पे चलेंगे। लग्न पंचम और द्वितीय में बलवान ग्रह के रहने से जातक विशेष भाग्यशाली होता है। लगन में, पंचम भाव में और द्वितीय में बलवान ग्रह के रहने से, यहाँ पर लग्न, द्वितीय और पंचम भाव में बलवान ग्रह हो, यानी इन भावों में नीच का ग्रह ना हो, अस्त ना हो, शत्रु राशि का ग्रह ना हो, तो विशेष भाग्यशाली हो जाता है ऐसा जातक। नवमाधिपति यदि केंद्र में बैठा हो और नवम स्थान में शुभ ग्रह हो, अथवा शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, अथवा नवमेश की दृष्टि पड़ती हो, तो जातक के लिए भाग्यदायक हो जाता है। नवमाधिपति जो नवम भाव का स्वामी है, अब इस कुंडली में हम अगर यहाँ 8 नंबर मान लें तो नवम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? मंगल। अब अगर यह मंगल केंद्र में बैठा हो, सिर्फ इसी में नहीं, आप हर चीज में जानिए, किसी भी भाव का स्वामी 6, 8, 12 को छोड़ के किसी भी भाव का स्वामी अगर केंद्र में चला जाए तो उस भाव के लिए अच्छा हो जाता है। केंद्रीय प्रभाव मिलना ग्रहों को, लग्न का केंद्रीय प्रभाव मिल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। एकादश भाव का स्वामी केंद्र में जाए, बहुत अच्छा है। नवम का जाए, पंचम का जाए, द्वितीय का जाए, जो हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ाने वाले भाव हैं, उनके स्वामी अगर केंद्र में जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। कुल मिला के यही कहना चाह रहे हैं। नवमाधिपति यदि केंद्र में बैठा हो, नवम में शुभ ग्रह हो, नवमाधिपति केंद्र में आ जाए, नवम में शुभ ग्रह हो तो और भी अच्छा। नवमाधिपति खराब भाव में बैठा हो और नवम स्थान में क्रूर ग्रह हो तो और भी बुरा। नीच हो जाए नवमाधिपति, नवम भाव में नीच का ग्रह बैठा हो तो और भी बुरा। यहाँ पर जो सबसे अच्छा सूत्र दे रहे हैं, लाइन आगे जब आप पढ़ेंगे तो इसी में देखेंगे, नवमेश जिस स्थान में बैठा है
उस स्थान का स्वामी भाग्य का कर्ता ग्रह होता है। ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों की कुंडली जब आप देखेंगे और देखेंगे कि भाग्य बड़ा अच्छा है, वास्तव में यह भाग्य पर नहीं हर चीज़ पे लागू हो जाता है। एक यहाँ पर पहले कुंडली में बनाऊंगा 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये सूत्र महत्वपूर्ण है इसलिए ज़रूरी है जानना। 4, 5, 6। इस कुंडली में भाग्य का स्वामी कौन सा ग्रह है? बुध है। मिथुन राशि है भाग्य में, स्वामी कौन हुआ? बुध। अब बुध इस कुंडली में जहां बैठा है उसको देख लीजिए। भाग्य का स्वामी जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी, भाग्य का स्वामी बुध किसकी राशि में बैठा है? शनि की राशि में। तो भाग्य का स्वामी जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी भाग्य का कर्ता ग्रह होता है। यहाँ पर कौन सा है? शनि। भाग्य का स्वामी बुध शनि के घर में बैठा है तो शनि इस कुंडली में भाग्य का कर्ता हुआ। अब अगर इस कुंडली में शनि कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, अस्त हो जाए तो भाग्य का कर्ता ग्रह जो भाग्य को संवारने वाला ग्रह है वह पीड़ित है, यानी भाग्य के कमजोर होने का संकेत मिल जाएगा। अगर भाग्य भाव का स्वामी अच्छा है, भाग्य में अच्छा ग्रह है और भाग्य का कर्ता ग्रह भी अच्छा है तो बहुत ही उचित है। यह सिर्फ आप इसी मामले में नहीं किसी भी मामले में देख सकते हैं। जैसे ये गूढ़ ज्योतिष में आ जाता है। कर्म भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? चंद्रमा है। यहाँ पर 4 नंबर है, कर्क राशि है, चंद्रमा स्वामी हो गया। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है और इसी कुंडली में मंगल महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से लिख देता हूँ, ज़्यादा ग्रह हो जा रहे हैं। यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है। भाग्य का स्वामी जिस राशि में था उस राशि का स्वामी कौन सा ग्रह कराया? भाग्य कर्ता ग्रह कहलाया। अब हमें निकालना है कर्म का कर्ता ग्रह। हमारे कर्म का, कार्य क्षेत्र का कर्ता ग्रह कौन सा है? कर्म भाव का स्वामी जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी कर्म का कर्ता होगा। यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा किसके घर में बैठा? मंगल के। मंगल उच्च का है यानी कर्म का कर्ता बलवान है। अब यही मंगल अगर नीच का हो जाए, यही मंगल पीड़ित तो हो जाता, मंगल यहाँ पर हो जाता। अब तो एक्सचेंज हो गया, राशि परिवर्तन, लेकिन फिर भी भाग्य कर्म का कर्ता क्या हो गया है? कमजोर हो गया है। ऐसे आप धन का कर्ता निकालना चाहते हैं तो धन भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है? यहाँ पर मंगल है। मंगल कुंडली में जिसकी राशि में बैठा होगा वह ग्रह क्या हो जाएगा? धन का कर्ता ग्रह हो जाएगा। समझ में बात आ रही होगी, उसकी प्लेसमेंट देख लेंगे। जैसे सुख भाव का स्वामी यहाँ पर कौन सा ग्रह हुआ? शनि हुआ। 10 नंबर है तो स्वामी कौन सा ग्रह हुआ? शनि। अब शनि किसकी राशि में बैठा है? मान लीजिए शनि यहाँ पर बैठा हुआ है, शनि बुध की राशि में है। अब बुध जो है कुंडली में नीच का हो गया, तो यानी ये जो सुख भाव का स्वामी शनि है उसका जो कर्ता ग्रह बुध है वह नीच का है, ऊपर से 6ठे भाव में है। अब इस शनि को फल देने में बड़ी तकलीफ आएगी। अगर यही बुध अच्छा हो जाए, उच्च का हो गया, मान लीजिए भले ही 12वें भाव में है, उच्च का हो गया तो ये एक तरीके से विपरीत राजयोग जैसा हो गया, अपने ही भाव में बैठा हुआ है। 12वें में जाने का, 6, 8, 12 में भी जाने का ज़्यादा बुरा प्रभाव तब होता है जब ग्रह अपनी राशि का नहीं होता। ग्रह अपनी राशि का हो जाता है तो 6, 8, 12 का फल भी बैलेंस कर देता है, बुरा नहीं आने देता जीवन में, ये जानिएगा। स्वाग्रही ग्रह कुंडली में कहीं भी अच्छा होता है, अपने घर का ग्रह। विशेष रूप से जो छोटे ग्रह होते हैं जो जल्दी जल्दी राशि परिवर्तित करते हैं वो कम शुभ होते हैं। जैसे अगर चंद्रमा आ जाए 12वें भाव में स्वाग्रही हो जाए, यह चंद्रमा उतना शुभ नहीं है जितना यहाँ पर गुरु आ जाएगा तो गुरु शुभ हो जाएगा। शुभ मतलब, कहने का मतलब यह है कि अगर गुरु यहाँ पर किसी दूसरी राशि में होगा तो जितना अशुभ होगा उसकी अपेक्षा अपनी राशि में होकर के अशुभता घटा देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सूत्र नंबर 17 पर चलेंगे। यदि द्वितीयस्थ अथवा दशमस्थ हो तो जातक दरिद्र घर में जन्म लेने पर भी बड़ा भाग्यशाली होता है। द्वितीय भाव का स्वामी अगर द्वितीय ही भाव में हो या दशम भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति छोटे परिवार में जन्म लेकर के भी बड़ा हो जाता है, महान हो जाता है। तो ये इसमें उदाहरण भी दिए हैं, ये आप स्वयं देखिएगा।
जहाँ इसमें ऐसे ही सूत्र हम कवर करने का प्रयास करेंगे जो थोड़ा समझाने लायक हो, इजी वे में जो समझने लायक है, चूँकि अब आप उस लायक हैं, आप उसे समझ लिया करिए। 18 सूत्र नंबर 18 पेज नंबर 311, यदि चतुर्थेश और नवमेश द्वितीय स्थान में हो तो जातक आजन्मा सुखी और धनी होता है। चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी धन भाव में गया हो, यानी धन भाव का स्वामी जो है वह किसी भी केंद्र वाले ग्रह या त्रिकोण वाले ग्रह के प्रभाव में होगा तो अच्छा ही होगा, यही पूरा यहाँ पर लिखे हुए हैं। सूत्र नंबर 19 पर चलेंगे। यदि शुक्र अथवा बृहस्पति द्वितीय स्थान में बैठे हो तो मनुष्य धनाढ्य होता है। शुक्र और बृहस्पति द्वितीय भाव में जाए तो अच्छा होता है। यदि द्वितीय और एकादश में शुभ ग्रह बैठा हो तो भी धनाढ्य होता है। यदि द्वितीयेश और पंचमेश चतुर्थ स्थान में बैठे हो तो भी मनुष्य आजन्मा सुखी रहता है। तो ये सारे सूत्र आप खुद पढ़िए, बहुत ज़्यादा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सूत्र नंबर 24 पर आएंगे हम लोग। यदि लग्न अथवा चंद्रमा से तृतीय, षष्ठम, दशम और एकादश स्थान में बृहस्पति, शुक्र और बुध 3 ग्रह बैठे हों अथवा इन्हीं 4 भावों में से किन्हीं 3 भाव में ही हो अथवा 2 ही भाव में हो अथवा एक ही भाव में हो, एकत्रित होकर हो या अलग अलग होकर के हो, तो जातक बहुत ही धनाढ्य होता है। यह एक राजयोग का सूत्र है। मैं आपको समझा देता हूँ पूरा सूत्र क्या कह रहे हैं। पहले इसको मिटाते हैं, फिर ये स्पेशल है इसलिए इस पे मैं बोल रहा हूँ। यह एक राजयोग होता है। कहना क्या चाह रहे हैं कि यदि लग्न अथवा चंद्रमा से कौन कौन सा भाव, 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10 और 11 ये भाव हो गए, चाहे लग्न से लीजिए या कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा हो वहाँ से लीजिए, यानी 3, 6, 10, 11 भावों को लेना है। और जो भी शुभ ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, बृहस्पति, शुक्र और बुध। बृहस्पति, गुरु, शुक्र, बुध और इसी में चंद्रमा भी शामिल हो जाएगा। जब लग्न से देखेंगे तो चंद्रमा को शामिल कर लेंगे, और जब चंद्रमा से चंद्र कुंडली से देखेंगे तब चंद्रमा शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठेगा वो तो लग्न बन जाएगा, तो चंद्रमा को भी शामिल करेंगे। यानी लग्न कुंडली जो आपकी है उससे तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में या एकादश भाव में, यानी इन भावों में जो मैं गोला कर दे रहा हूँ, इन भावों में लग्न से अगर यही ग्रह बैठे हों, 4 के चारों शुभ ग्रह बैठे हों, चाहे वे किसी एक ही भाव में एक साथ बैठे हों, चाहे सभी ग्रह इसमें आ जाए, चाहे इसमें आ जाए, चाहे इसमें आ जाए, ये सभी ग्रह एक साथ इन्हीं भावों में हों या इन्हीं भावों में अलग अलग हों। मान लीजिए 2 ग्रह इसमें हो गया, 1 ग्रह इसमें हो गया, 1 ग्रह इसमें हो गया, तो भी यह सूत्र लागू होगा। 2 ग्रह साथ साथ हो इन्हीं भावों में, 3 हो, 1 हो, अलग अलग हो, एक साथ हो इन्हीं भावों में, तो यह सूत्र लागू होगा। ऐसे लग्न से, इसी प्रकार से चंद्रमा से भी यह सूत्र लागू हो जाएगा। अगर चंद्रमा से कोई भी ग्रह 3, 6, 10, 11वें भाव में सभी शुभ ग्रह स्थित होंगे तो व्यक्ति जन्म से ही जो है धनाढ्य होगा, पूरे जीवन भर धन का सुख साधन ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ही अच्छा बना रहेगा। इसे आप नोट करिएगा अपने राजयोग वाले टॉपिक में। 25वां सूत्र कह रहे हैं, उदाहरण इसमें दिए हैं, वो सब आप स्वयं पढ़िए, हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। 25वां फार्मूला है, यदि लग्नेश और नवमेश चतुर्थ स्थान में हो, लग्नेश और नवमेश अगर चतुर्थ स्थान में हो अथवा चतुर्थेश और नवमेश एकादश स्थान में हो तो जातक बहुत धनी होता है। आसान सा सूत्र है, इस पे आपको डिटेल नहीं देंगे, इतना आप स्वयं समझ सकते हैं। अगला सूत्र भी कुछ वैसा ही है, इसे भी आप स्वयं ही देख लीजिए। 27वां सूत्र है, आरूढ़ लग्न से सप्तम का आरूढ़ लग्न अर्थात सप्तम भाव का पद लग्न और आरूढ़ लग्न के विषय में हम अलग से गणना करेंगे। इसका आइडिया ऐसे होता है कि जो ग्रह अपने भाव से जितनी दूरी पर हो, जितने भाव की दूरी पर हो, उतने भाव आगे जाने पर हमें पद लग्न की प्राप्ति होती है, उसका अलग से टॉपिक बनेगा, विषय बनेगा। अब इधर आ जाइए, जो सबसे खास चीज है, राजयोग सुख योग के कतिपय लागू नियम।
कुछ लागू नियम बता रहे हैं जो राजयोग देते हैं या हमारे जीवन में सुख देते हैं। तो राजयोगों के प्रकार में इन्होंने 4 प्रकार के राजयोगों का वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना। पेज नंबर 313 पर देखिए, पहला जो सूत्र ये दे रहे हैं धारा 149 पर में राजयोग वाली कैटेगरी में पेज संख्या 313 पर नंबर 1 अन्योन्य राशि स्थित, यह पहला राजयोग होता है। कब बनता है मैं इन चारों राजयोगों को समझाऊंगा आपको। अन्योन्य राशि स्थित संबंध उसे कहते हैं जब क्षेत्र संबंध बनता है, यानी कि इसका अभिप्राय यह है कि एक राशि का स्वामी किसी दूसरे की राशि में बैठा हो और दूसरे राशि का स्वामी उसकी राशि में बैठा हो, यानी 2 ग्रह राशि परिवर्तन करें तो यह पहले प्रकार का राजयोग बन जाता है। अब इसमें भी कई कैटेगरी होगी, मैं इसको अब आपको पूरा ही समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मीन लगन की कुंडली है, एक कुंडली बना के समझाएंगे तो आपको, क्योंकि हर राजयोग का फल बराबर हो यह जरूरी नहीं है। इस कुंडली में गुरु लगन का स्वामी है। अब यह गुरु जो है मंगल के घर में बैठ गया और मंगल आके गुरु के घर में बैठ गया। 2 ग्रह जब स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो वह एक अच्छा राजयोग बन जाता है। तो यही इस सूत्र में ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें भी इस राजयोग के बल में भी अंतर आता है, उसको आपको समझना होगा। हर लगन के लिए आप अच्छे ग्रहों का निर्धारण करिए और बुरे ग्रहों का। अब इस लगन के लिए 6ठे भाव का स्वामी सूर्य, 8म भाव का स्वामी शुक्र और 12 भाव का स्वामी शनि, ये अशुभ हैं, ये जान लीजिएगा। और ये चारों केंद्र और ये त्रिकोण, ये धन लाभ, राजयोग में धन भाव और लाभ भाव को अवश्य ही शामिल करेंगे। तो आप ऐसे समझिए कि अगर लग्नेश ने 6ठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के स्वामी के साथ अगर स्थान परिवर्तन किया तो उस राजयोग में उतना बल नहीं होगा जितना कि इसमें है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र और त्रिकोण का परिवर्तन है, यानी कारक ग्रहों ने परिवर्तन किया हुआ है। इसको ऐसे समझिए, गुरु आ गया इस भाव में, खष्टम भाव में, यानी खष्टेश के घर में, और खष्टेश चला गया है गुरु के घर में। अब यह परिवर्तन उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छे भाव का स्वामी एक बुरे भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन कर रहा है। अच्छे भाव का स्वामी अच्छे भाव के स्वामी के साथ ही परिवर्तन करे तो बहुत अच्छा है, और बुरे भाव का स्वामी बुरे भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन करे तो अच्छा है। जैसे यहाँ का स्वामी कौन सा हुआ? सूर्य हुआ। अब ये सूर्य आ गया शुक्र के घर में और शुक्र आ गया सूर्य के घर में। अब ये परिवर्तन अच्छा है, क्योंकि 2 बुरे घर के स्वामी ही आपस में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये अच्छा हो गया। और जब अच्छे भाव के स्वामी परिवर्तन करें तो धन, लाभ, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब परस्पर परिवर्तन करेंगे तो बहुत अच्छा योग बनेगा। धनेश चला गया एकादशेश में और एकादशेश चला गया धन में, तो भी अच्छा परिवर्तन है। तो परिवर्तन में भी आपको देखना पड़ेगा कि भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है जो स्थान परिवर्तन कर रहा है। अब अगर जो है क्रूर भाव कौन कौन से होते हैं कुंडली में? 3रा भाव, 6ठा भाव और एकादश भाव। ये जो तीनों क्रूर भाव हैं ये आपस में परिवर्तन कर लें तो अच्छा है। दूसरे सूत्र पर चलेंगे। पहला मैंने आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, थोड़ा सोच विचार करिए और समझिए। दूसरा है परस्पर दृष्टि संबंध। एक ग्रह दूसरे ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो और वह दूसरा ग्रह भी प्रथम ग्रह को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो यह संबंध बन जाता है। जैसे मान लीजिए 2 ग्रह आमने सामने जब हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, यानी एक दूसरे के भाव पर पूर्ण दृष्टि डालें। यहाँ पर बैठ गया है गुरु और यहाँ पर बैठ गया मंगल। अब मंगल और गुरु दोनों को देख रहे हैं। जब 2 ग्रह आमने सामने होंगे, एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे, पूर्ण दृष्टि डालेंगे। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि 5, 7, 9, मंगल की 4, 7, 8, शनि की 3, 7, 10,
शेष सिर्फ 7वें स्थान को देखेंगे। राहु केतु को भी 5, 7, 9 मिला हुआ है। तो जब दो ग्रह एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं तो वो भी संबंध स्थापित कर लेते हैं। अब यहाँ भी वही चीज लागू होगा, जो दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, वो कुंडली में अच्छे ग्रह हैं, अच्छे भाव के स्वामी हैं, केंद्र या त्रिकोण के स्वामी हैं, तब तो ज़्यादा अच्छा राजयोग है। इसी कुंडली में मैं ले लेता हूं, अगर अब यहाँ पे हम देखें तो गुरु लग्नेश है और मंगल भाग्येश है, दो अच्छे भाव के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हैं, उत्तम कैटेगरी का राजयोग बनेगा। लेकिन अब यहीं पे शुक्र आ गया। शुक्र इस कुंडली में अशुभ भाव का स्वामी है, अष्टमेश है। अब शुक्र गुरु को देख रहा, गुरु शुक्र को देख रहा है, तो अब यहाँ पे राजयोग अच्छा नहीं बनेगा, यह राजयोग खंडित हो गया। इसमें आप और अधिक पढ़िएगा, गहनता से पढ़िएगा तो आगे समझ में आएगा कि यह जो दृष्टि संबंध वाला राजयोग है, दो अच्छे भाव के स्वामियों के बीच में ही बनना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे गुरु के बजाय यहाँ पर सूर्य आ गया, अब सूर्य जो है एक बुरे भाव का स्वामी है और शुक्र भी बुरे भाव का स्वामी है, अब ये राजयोग फिर से बन गया। दो बुरे भाव के स्वामी एक दूसरे पर दृष्टि डालें, एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे के साथ हो तो अच्छा है। जब दो अच्छे भाव के स्वामी एक दूसरे के घर में हो, एक दूसरे की राशि में हो, एक दूसरे पर दृष्टि डालें तो अच्छा राजयोग है। एक अच्छा भाव हो, एक बुरा भाव हो, तब उसमें संबंध बन जाना कंप्रोमाइज करने जैसा होता है, राजयोग नहीं बनाता, पीड़ित भी नहीं करेगा, बहुत कंप्रोमाइजिंग हो जाती है उन दोनों में कि चलो तुम मेरा मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा नहीं बिगाड़ूंगा। लेकिन जब दो अच्छे भाव के स्वामी परिवर्तन करते हैं तो दोनों में यह समझौता होता है कि तुम मेरा बनाओ, मैं तुम्हारा बना रहा हूं, तुम मेरा उत्थान करो, मैं तुम्हारे घर का उत्थान कर रहा हूं। लेकिन जब दो बुरे भाव के स्वामी परिवर्तन करेंगे, दोनों ही बुरे भाव के हैं, तो दोनों एक दूसरे को बढ़ाएंगे। लेकिन एक अच्छा होगा, एक बुरा होगा, तब वहाँ कंप्रोमाइजिंग चलेगी, ना तुम मेरा बिगाड़ना, मैं तुम्हारा बिगाड़ूंगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया गया। तीसरा कहते हैं अन्यतर दृष्टि संबंध वाला राजयोग है। तीसरा सूत्र, एक ग्रह एक की राशि में हो और दूसरा उसे देखता हो। जैसे यहाँ पर बैठ गया है सूर्य, 12 नंबर गुरु के घर में बैठा हुआ है और गुरु मान लीजिए इस घर में है, तो अब सूर्य किसके घर में है? गुरु के, और गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है 7, 8, 9। तो जो ग्रह जिस राशि में बैठा है, अगर उस राशि का स्वामी वहाँ पर दृष्टि डाल रहा है तो यह वाला राजयोग अन्यतर दृष्टि संबंध राजयोग बन जाता है। तो यहाँ पर भी यह राजयोग बना हुआ है। जैसे गुरु यहाँ चंद्रमा के घर में है, चंद्रमा अगर सामने हो गया, यहाँ पर चंद्रमा दृष्टि डाल रहा है। अब यहाँ पर 8, 9, 10 मतलब चंद्रमा किसके घर में है? शनि के घर में है। तो गुरु की जो चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है, यहाँ पर वो राजयोग नहीं बनेगा, क्योंकि चंद्रमा गुरु के घर में नहीं है। अब चंद्रमा जो है अपने घर को देख रहा है और अपने घर में स्थित ग्रह को भी देखेगा। जब भी कोई भी ग्रह अपने घर को देखे, अपने भाव को देखे, तो जो उसके भाव में ग्रह स्थित है वह राजयोग देने लगेगा। ये चीज है। और इसी कॉन्सेप्ट से नीच भंग वाला भी बना देते हैं। जैसे नीच भंग राजयोग कह देते हैं, अगर दृष्टि पड़ जाए तो ग्रह का नीच भंग हो जाता है। इसका एक सूत्र ऐसे जानिए, यहाँ 8 नंबर है और चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा नीच का हुआ, मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, मंगल की चौथी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ गई। तो यहाँ पे एक तो चंद्रमा नीच वाला फलादेश है। जब भी कोई ग्रह नीच का होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, इसको नीच भंग राजयोग बोलते हैं। अब अगर इस कुंडली में चंद्रमा नीच का है और मंगल दृष्टि डाल के नीच भंग कह रहा, तो इसका पूरा नाम है नीच भंग राजयोग। यानी चंद्रमा धन सुख साधन वैभव के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन जो ग्रह नीच का है वह अपने से संबंधित कारक चीजों में परेशानी देगा ही देगा। चंद्रमा से क्या विचार होगा? माता का। चंद्रमा से क्या विचार होगा? मानसिक स्थिति का। चंद्रमा से क्या विचार होगा? पेशाब और शरीर में पानी वाले अंग आदि का विचार होगा।
तो चंद्रमा नीच है तो इन सारे अंगों में, इन सारी चीज़ों में तकलीफ देगा ही देगा। और ये जो नीच भंग हुआ है इसका नाम नीच भंग राजयोग है। और राजयोग का संबंध कहाँ से होता है? धन से होता है और सुख से होता है, यानी इस व्यक्ति को धन और जीवन में लग्जरी मिलेगी। लेकिन जो ग्रह नीच का है उससे संबंधित चीज़ों में तकलीफ भी होगी। मंगल 4 नंबर की गिनती पर यही है। अब चंद्रमा यहाँ से देख रहा है, मंगल नीच का हुआ लेकिन चंद्रमा देख रहा है, क्योंकि चंद्रमा के ही घर में बैठा। अब नीच भंग राजयोग लागू हो गया। अब मंगल धन सुख समृद्धि देगा, लेकिन मंगल अपने कारकत्व में कमी लाएगा। मंगल भाइयों का कारक है, भाइयों से विवाद, साहस का कारक है, उसमें कमी, पीठ कमर मांसपेशियों में दर्दार देगा, वो अलग विषय हो गया। तो अन्यतर दृष्टि संबंध आपको समझ में आ गया होगा। आगे है चौथा सूत्र है सहावस्थान संबंध। सहावस्थान संबंध क्या है कि अभिप्राय यह है कि किसी एक स्थान में दो भावों के स्वामी मिलकर बैठे हों अथवा दोनों एक वर्ग के हों तो यह राजयोग बन जाता है, यानी दो ग्रहों की युति का फल है। यहाँ भी वही सूत्र लागू होगा जो पहले से लागू हो रहा है। इस चीज़ को समझना जरूरी है। ग्रहों की युति का नियम, ग्रहों की युति में क्या है, दो ग्रह जब भी एक साथ बैठे हों तो राजयोग बन जाता है। इन्होंने राजयोगों को बताया है लेकिन उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया है कि कब कितना होना है। देखिए हम यहाँ पे ले लेंगे मिथुन लगन ले लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 कह रहे हैं दो भावों के स्वामी एक साथ बैठे तो राजयोग हो जाता है। इस कुंडली में मैं बुध को यहाँ बैठा रहा हूँ और शुक्र को यहाँ पर बैठा रहा हूँ। दो ग्रहों की युति से राजयोग, इस कुंडली में राजयोग है क्योंकि बुध एक अच्छे भाव का स्वामी है और शुक्र भी अच्छे भाव का स्वामी है। ये पूर्ण रूप से अच्छा राजयोग हुआ। अब दो भावों के स्वामी एक साथ बैठे, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इस का विस्तार रूप, अगर केंद्र स्थान जो है उसका स्वामी और जो त्रिकोण स्थान है उसके स्वामी कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठेंगे तो राजयोग बनेगा। राजयोग बन गया। केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी कुंडली में कहीं भी एक साथ बैठेंगे तो राजयोग, लेकिन अगर वो केंद्र में या त्रिकोण में ही बैठेंगे तो बहुत प्रबल राजयोग। अगर वो 6 8 12 में बैठेंगे तो बहुत कमजोर राजयोग है। तो राजयोग ही लेकिन वो कमजोर है। केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं तो बहुत प्रबल है, धन में बैठे हैं, लाभ भाव में बैठे हैं, प्रबल है। तृतीय में बैठे हैं, थोड़ा कम प्रबल है। 6 8 12 में बैठे हैं, बहुत कम प्रबल है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी एक साथ बैठे, जो इसी में ही, इसी सूत्र में आएगा। इसी सूत्र का मैं अपनी तरफ से विस्तार कर दे रहा हूं। अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ होंगे तो राजयोग होगा। लेकिन अगर वो केंद्र त्रिकोण के स्वामी नहीं है, इसी कुंडली में ले लेते हैं हम चौथे भाव के स्वामी बुध को और छठे भाव के स्वामी मंगल को। अब मंगल और बुध एक साथ बैठ गए हैं यहाँ पर। अब यह दो ग्रह तो एक साथ हुए, लेकिन एक अच्छे भाव का एक कारक ग्रह है और एक अकारक है। तो अब ऐसी स्थिति में राजयोग नहीं बनेगा, लेकिन दुर्योग भी नहीं बनेगा, फल सम हो जाएगा। यानी अन्य जो स्थितियां होंगी बल देखने की कि कौन सा ग्रह बलवान है, किस भाव का स्वामी है, किसकी दृष्टि में है, किस राशि में, उस हिसाब से फल मिलेगा। अगर दो खराब भाव के स्वामी एक साथ होंगे तो राजयोग बन जाएगा। अगर खराब भाव के स्वामी दो जो एक साथ हैं, 3 हो 4 हो, खराब भाव के 6 8 12 के स्वामी एक साथ हो तो राजयोग। अगर 6 8 12 के स्वामी एक साथ इन्हीं 6 8 12 में ही हो तो और भी प्रबल राजयोग। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, उम्मीद है ये आपको दिमाग में बैठ गया होगा। आगे देख लीजिए कि मतलब कहने का ये है, राजयोग तभी होगा जब अच्छे भाव के स्वामी का संबंध अच्छे भाव से हो, बुरे भाव के स्वामी का संबंध बुरे भाव से हो, तब राजयोग जीवन में अनुभूत होगा। अच्छे भाव के स्वामी का संबंध बुरे भाव से हो तब वहाँ पे एक समता आ जाती है, तब वहाँ पे राजयोग का फल नहीं घटित होता। तो ये संबंध हो गया। आगे इसी का विस्तार कर रहे हैं और उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। आप इन सारे सूत्रों को अब स्वयं पढ़ के समझ सकते हैं और आप इसे स्वयं पढ़िए और समझिए इन चीज़ों को।